नमस्कार, डॉक्टर्स स्पीक कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी कोशिश रहती है कि आप तक स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां हम पहुंचा सकें ताकि आप स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें। आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं कोरोना तीसरे वेव की संभावना और बचाव के उपाय। इस विषय पर हम आपको जानकारी देंगे और यदि इस विषय पर आपको कोई प्रश्न करना है, कोई आपकी समस्या है, तो आप हमारे विशेषज्ञ से सीधे सवाल कर सकते हैं, सीधे कॉल कर सकते हैं। हम आपको अपना फ़ोन नंबर बता देते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 0771-22-84-544। ये हमारा फ़ोन नंबर है, इस पर आप कॉल करें और अपने प्रश्न के जवाब पाएँ। हम आपको बता दें कि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर ऋषि अग्रवाल। आपका स्वागत है डॉक्टर साहब। नमस्कार डॉक्टर साहब, देख रहे हैं हम पूरे विश्व में इस समय कोरोना का संक्रमण चल रहा है। पहली लहर आई कोरोना की, दूसरी लहर आई, अब तीसरी लहर की संभावना जताई जा रही है। तो किस वर्ग को खास तौर पर ज़्यादा खतरा लग रहा है? जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोरोना की जो लहर है वो कुछ हर 6 महीने के आसपास आती है जी। और जैसा हमने देखा कि पहली लहर में जो सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल लोग थे, जिनको होने की संभावना थी, वो थे बुज़ुर्ग थे हमारे जी। और क्योंकि उनकी में इम्यूनिटी कमज़ोर थी, वे कभी इससे एक्सपोज नहीं हुए थे, तो इसलिए उनको खतरा ज़्यादा था। तो उस समय उसका ज़्यादा बचाव किया गया। जब दूसरी लहर आई उस समय तब तक क्या हुआ था कि बहुत सारे डॉक्टर्स को, स्टाफ को, 45 साल से ऊपर वाले व्यक्तियों को वैक्सीन लग चुका था जी। क्योंकि वैक्सीन उनको लग गया था, इसलिए 45 के आसपास और यंग लोगों पे भी काफ़ी वायरस फैला। जी। इससे अभी संभावना जताई जा रही है कि अब जो लोग वैक्सीन जिनको नहीं लगा है उनमें, या थोड़ी जो कम उम्र के बच्चे हैं 18, 19, 20 या उससे कम के भी, इनको संभावना ज़्यादा है होने की। जी। ऐसा संभावना जताई जा रही है। एग्जैक्ट बताना तो संभव नहीं रहता है इसमें। जी। ऐसी संभावना है कि कम उम्र के बच्चे और जो नॉन वैक्सीनेटेड लोग हैं उनको होने की संभावना ज़्यादा रहेगी अभी। जी। तो हम समझें कि ख़तरा सबसे ज़्यादा बच्चों को है और जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाया है उनको सबसे ज़्यादा खतरा है। सबसे ज़्यादा उनको है। डॉक्टर साहब, लक्षण हमने देखा है कि पहली लहर आई थी कोरोना की, उसमें भी लक्षण काफ़ी अलग थे, दूसरी लहर में भी अलग लक्षण थे। अभी क्या लक्षण देखने को मिल रहा है? लक्षण तो काफ़ी कुछ सेम ही रहते हैं, परंतु दूसरी लहर के बाद ये देखा गया कि बहुत सारे पेशेंट ऐसे थे जिनको कि सर्दी खांसी वगैरह ज़्यादा नहीं थी। जी। तो सर्दी खांसी तो प्रमुख लक्षण है इसका। उसके अलावा दूसरा जो प्रमुख लक्षण आया वो पेट संबंधित आया। जी। जिसमें क्या कि भूख नहीं लगना। जी। मरीज को बिल्कुल भूख नहीं लगना, उसको बार बार उल्टियाँ होना या दस्त हो जाना, ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम मिला हमको। तीसरा चीज़ जो मिला वो हाथ पाँव में दर्द, पीठ में दर्द। कई बार तो ऐसा हुआ कि सिर्फ दर्द के बेसिस पे लोगों की जांच कराई गई तो उसमें वो पॉजिटिव पाए गए और उनकी तबीयत ख़राब हुई। जी। और इसके अलावा जो होता है कि बहुत एक कॉमन बुज़ुर्गों में देखने को मिलता था कि खून की नसों में थक्के जमना, जिसके साइड इफ़ेक्ट में हार्ट अटैक आना, जी। दिमाग की नसों में ब्लॉकेज आना, ये सब भी अपने को देखने को मिलता रहा है इस बार संभावना में। जी। डॉक्टर साहब, अभी क्या लक्षण अभी लग रहा है? तीसरे वेव जो डेल्टा वेरिएंट है, इसके क्या लक्षण अभी देखने को मिल रहे हैं? डेल्टा वेरिएंट वैसे अभी तो सब जगह मौजूद है, अभी कम मात्रा में है, इसलिए अभी सब ठीक चल रहा है और फैलाव भी कम है उसका। जी। लक्षण मेनली वही 2 ही 3 लक्षण मेन चल रहे हैं अभी। जो एक तो पहले वही सर्दी खांसी बुखार आना जी। और दूसरा जो था वो पेट संबंधी शिकायतें, जैसे कि दस्त होना, पेट दर्द होना, किसी को पैंक्रेटाइटिस हो जाता है। ये कॉमन लक्षण मिल रहे हैं हमें भी फिलहाल के समय। डॉक्टर साहब, हम बात करें कि अभी डेल्टा वेरिएंट्स, हम अपने छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, तो क्या स्थिति है, क्या लगता है आपको? मतलब ये कब तक पीक पर आने की संभावना जताई जा रही है? एग्जैक्ट बताना संभव नहीं होता है, फिर भी ऐसा देखा गया है कि ये जो लहर है वर्ल्ड वाइड 6 महीने पे पीक करती है। जी। पीक मतलब जिस समय वायरस अपनी मैक्सिमम क्षमता पे रहता है, मारक क्षमता पे रहता है, उसको पीक बोलते हैं। जी। और जब सबसे ज़्यादा रैपिड इन्फेक्शन जब फैलता है तो उसे देखते हुए ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि सितंबर अक्टूबर के महीने में इसमें पीक आ सकता है। जी। डॉक्टर साहब, हम बात करेंगे इस पर। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। हेलो, क्या नाम है आपका? कहाँ से बोल रहे हैं जी? अपना नाम बताएं पहले। नैयर मैडम जी, नमस्ते। नमस्ते। मेरा नाम मंगलौर जिला जंदई से बोल रहा हूँ। जी जी, पूछिए, क्या सवाल है आपका? डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। जो
अभी तीसरी लहर आ रहा है कोरोना का, जी उसमें बच्चों को अटैक होगा बोल रहे हैं, तो बच्चों को उसमें प्रभाव मत पड़े, इसको सुरक्षित रखने के लिए क्या उपाय किया जाए? जी, बहुत अच्छा सवाल है निषाद जी का डॉक्टर साहब। उपाय जो हैं वो कॉमन उपाय हैं सबके लिए, हर वर्ग के लिए, हर उम्र के लिए कॉमन उपाय हैं कि आप भीड़ भाड़ वाले एरिया में ज़्यादा ना जाएं, अपने आप को बचाते हुए रखें। दूसरा बात, अपना मास्क जो है उसको पहने लगातार, यदि किसी दूसरे संपर्क में आ रहे हैं तो ये कुछ कॉमन उपाय हैं जिसको हमें फॉलो करना चाहिए, जिससे आगे जाके ठीक रहेगा। वैसे अच्छी बात यह है कि बच्चों में इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है, बच्चे को सबसे ज़्यादा ताकत होती है इन्फेक्शन से लड़ने की। तो ऐसा माना जा रहा है कि लहर ज़रूर आएगी और इन्फेक्शन भी काफ़ी होंगे, परंतु इस दूसरी लहर की जैसे खतरनाक नहीं होगी, जिसमें जान माल का जो नुकसान हो रहा था वह होने की संभावना बहुत कम है इस लहर में। तीसरी लहर अक्सर बहुत छोटी लहर आती है, पहली लहर से भी छोटी लहर आती है, अक्सर ऐसा देखा गया है ऐसा। जी, तो ज़रूरी है कि जो दिशा निर्देश हैं उनका पालन करें, मास्क लगाएं और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। और जबकि हम देख रहे हैं अभी क्या होता है कि थोड़ा सा भी रिलैक्सेशन मिलता है, लोग बाज़ार में भीड़ लगा लेते हैं, कहीं पर भी हम देखते हैं शादी ब्याह, इसमें भी काफ़ी भीड़ देखते हैं और बचाव का तरीका बिल्कुल भी नहीं अपनाते हैं। खासकर हम मास्क की बात करें तो मास्क तो बिल्कुल ही नहीं लगाते हैं। तो हम चाहते हैं कि बच्चे हैं, उनको अगर बचाना है तो मास्क लगाएं और भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। डॉक्टर साहब, इससे पहले हम बात कर रहे थे, आप बता रहे थे डेल्टा वेरिएंट की पीक पर आने की। ऐसा देखा जाता है कि मतलब जब भी वायरस कम मारक क्षमता का रहता है तो वो थोड़ा थोड़ा फैलता रहता है और वो धीरे धीरे फैलता चला जाता है। फिर एक समय बाद उसमें छोटा म्यूटेशन होता है और वो उसकी मारक क्षमता एकदम से बढ़ जाती है जी, और फिर उस समय अक्सर पीक आता है। तो जो जैसे हमारे यहाँ तो करीबन 100 साल बाद पेंडेमिक आया है ऐसा, परंतु बाकी बीमारियों का बाकी देशों में पेंडेमिक जैसा हम देख चुके हैं जी, उसमें भी ऐसे देखने को मिला है कि अक्सर जो पहली वेव रहती है, दूसरी वेव उससे बहुत बड़ी आती है और ख़तरनाक आती है। जो तीसरी वेव होती है वो छोटी आती है और कम बड़ी आती है जी, और इनका अप्रॉक्सीमेट जो गैप है जो देखने को मिला है इस वायरस में, वो 6-6 महीने के गैप में हमें देखने को मिलता रहा है ये। तो तीसरी वेव भी आने की संभावना सितंबर अक्टूबर में है, बशर्ते हम उसे अच्छे से बचाव करके चलेंगे तो उससे हमें नुकसान नहीं होगा इस बार, ऐसा उम्मीद है। जी। डॉक्टर साहब, कोरोना संक्रमण की जब दूसरी लहर आई थी तो हमने काफ़ी कुछ उसका साइड इफ़ेक्ट्स भी देखा था। उसमें से एक ब्लैक फंगस भी देखा था, उसमें काफ़ी कुछ बहुत सारी मौतें भी हुई हैं, गंभीर हालत भी देखने को मिले हैं। तो इसके बारे में हम जानना चाहेंगे, किन कारणों के से ये ब्लैक फंगस इन्फेक्शन जो होता है ना, वो कॉमनली किस लिए होता है कि बॉडी जब भी इम्यूनिटी कमज़ोर होगी जी, तो आपको फंगस इन्फेक्शन होंगे आपको। तो उससे उसी का एक वैरायटी है ब्लैक फंगस, जो क्योंकि कोरोना के समय सबकी इम्यूनिटी कमज़ोर थी जी, सबको बहुत ऊंची दवाइयाँ देनी पड़ रही थी, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा थी उनकी, हाई फ्लो ऑक्सीजन लग रहे थे, स्टेरॉइड्स लग रहे थे उनको ठीक करने की, और बाकी बहुत एक्यूट दवाइयाँ अवेलेबल नहीं थी किसी के पास जी। तो ऐसे ब्लैक फंगस सबको देखने को मिला है बहुत लोगों को। इसमें खासकर उनकी जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर थी उनमें ज़्यादा मिला है। इसका इलाज बहुत सारे अलग तरीक़ों से होता है, जैसे कि बहुत हल्की बीमारी हो यदि किसी को तो उसमें एक एम्फोटेरेसिन बी करके इंजेक्शन आता है जिसे दिया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा फंगस है तो अक्सर वो दवाओं से वो क्योर हो जाता है। दूसरी बात, फिर जब ऐसा लगता है कि इन्फेक्शन ज़्यादा है या किसी हड्डी के अंदर चला गया है या साइनस के अंदर जाके जम गया है जो कि दवाओं से ठीक नहीं हो रहा है या कंडीशन बिगड़ रही है पेशेंट की, तो उस कंडीशन में कई बार हमें सर्जरी भी करना पड़ता है, जिसकी सर्जरी में कई बार ब्रेन की सर्जरी होती है, स्कल की, या आँख की सर्जरी करनी पड़ती है, किसी की साइनस की सर्जरी करनी पड़ती है, किसी में जबड़ों में अक्सर फैलने का डर रहता है इसका, तो जबड़ों की सर्जरी, मैक्सिला मैंडिबल की सर्जरी करनी पड़ती है जी। तो ऐसी सर्जरी हुई है। इनका ब्लैक फंगस के केसेस का टोटल के हिसाब से नंबर बहुत कम होता है, परंतु क्योंकि बीमारी है तकलीफ़ तो देती है मरीजों को जी हाँ। और ये जब भी इम्यूनिटी कम होगी तो उससे सबसे अच्छा उपाय ये है कि अपनी जो सावधानियों के साथ यदि हम इम्यूनिटी पे ध्यान दें, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं, अच्छा खाएं, अच्छे से व्यायाम करें डेली, जो कि हमारे एक बहुत भारी कमी है इंडिया में कि लोग व्यायाम नहीं करते हैं, तो उससे इम्यूनिटी बढ़ेगी। इम्यूनिटी बढ़ने से ये सब की संभावनाएं बहुत कम हो जाएंगी, कम हो जाती हैं जी। डॉक्टर साहब, जो शुगर पेशेंट हैं और जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है या अस्थमैटिक हैं या जिनको लीवर प्रॉब्लम है या किडनी की प्रॉब्लम है,
इनको यदि कोरोना संक्रमण हुआ तो किस प्रकार से ज़्यादा खतरा आपको लगता है कि देखने को मिलेगा? कोरोना जो वायरस है वो हमारी पूरी बॉडी में शुरुआत भले गले से होती है जी। परंतु उसके जो इफ़ेक्ट हैं वो पूरी बॉडी में एक संग हो जाते हैं। जैसे लंग्स है या लीवर है, तीसरा पेंक्रियास है, किडनी है, सब पे वो असर डालता है। और असर के साथ क्या होता है कि छोटे छोटे थक्के बन जाते हैं, बारीक बारीक, वो जगह जगह जाके जमा होते हैं जी। उन थक्कों को घुलाने के लिए बॉडी आपका अपना एक सिस्टम है, उनको घुलाती भी जाती है साथ साथ में। परंतु जिनका जो पार्ट वीक है, जैसे किडनी डैमेज है जी। तो उसकी बॉडी उसको अच्छे से मेटाबोलाइज नहीं कर पाती है, तो फिर वहाँ नुकसान करने लगता है। जैसे लीवर ख़राब है जी। उसके में वो फिर वो जाके लीवर पे जमने लगता है, तो फिर वो ख़राब हो जाते हैं। पोस्ट कोरोना में हम लोगों ने बहुत सारे पेशेंट देखे जिनकी अतड़ियों में खून के थक्के जम गए, या जिनके पेट के ऑपरेशंस करने पड़े, या जिनके पेंक्रियास में मवाद हो गया, नेक्रोसिस हो गया, पेंक्रियास के ऑपरेशन करने पड़े। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स, लीवर में बहुत से पेशेंट को मवाद हो गया जी। कई लोग आए कि सर फीवर ख़त्म ही नहीं हो रहा है, सबको लग रहा है कि कोरोना के कारण ही चल रहा है, बाद में जांचें करने में पता चला कि लीवर में मवाद हो गए हैं। तो वो लीवर में इन्फेक्शन होता है जो कि नहीं ठीक होने के कारण मवाद हो जाता है, तो उसे निकालना पड़ता है। तो ऐसे बहुत पूरी बॉडी में एक संग असर करता है। तो इसलिए फिटनेस, अपनी बॉडी की फिटनेस सबसे ज़रूरी है आज की डेट में। वो यदि आपकी अच्छी है तो आपका जीवन आगे अच्छा चलेगा। जी डॉक्टर साहब, कई बार हमने देखा है कि पढ़ा भी है, सुना भी है कि कोरोना के इलाज के दौरान भी कई लोगों का शुगर लेवल जो है काफ़ी बढ़ जाता है, तो ऐसा क्यों होता है और क्या ये ठीक हो सकता है? कोरोना के जब ट्रीटमेंट चलता है तो उसमें एक पार्ट है उसका ट्रीटमेंट का स्टेरॉइड देना जी। क्योंकि इसमें होता क्या है, कोरोना वायरस अपने आप में उतना नुकसान नहीं करता जितना उसका इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन एक होता है जी। जिससे कि वो अपनी बॉडी की इन्फ्लेमेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। वो जो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन है उसके कारण भी पेंक्रियास में जो इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है, शुगर बढ़ती है। दूसरा, उसको रोकने के लिए हम साथ में स्टेरॉइड इंजेक्शन देते हैं या टैबलेट्स देते हैं, तो वो स्टेरॉइड से भी अपने आप में एक तरीके से शुगर लेवल बढ़ता है। यदि किसी को पहले से शुगर नहीं है या कोई बॉर्डर लाइन व्यक्ति नहीं है तो उसकी शुगर बाद में जैसे ट्रीटमेंट ठीक होता है, पेशेंट ठीक होता है तो ठीक हो जाता है वो जी। यदि कोई पहले से डायबिटिक है तो उसकी शुगर थोड़ी बढ़ने की संभावना रहती है। कई बार ऐसा मिला है कि जो बॉर्डर लाइन व्यक्ति है जिसे कि हल्की शुगर है बहुत, जो बिना दवा काम चला ले रहा था अपना, उसे बाद में दवा पे शिफ्ट होना पड़ता है, ऐसा देखने को मिला है अभी साथ। और डॉक्टर साहब, कई इसी कोरोना संक्रमण के दौरान हमने ये भी देखा है, हार्ट प्रॉब्लम की समस्याएं बहुत देखने को आई हैं, हार्ट अटैक की समस्याएं बहुत देखने को आई हैं, तो क्यों ऐसा? तो जैसा मैंने बताया था कि बॉडी का एक सिस्टम होता है, वो इन्फ्लेमेशन बढ़ता है तो उस समय क्या होता है, वो छोटे छोटे खून के थक्के जमाती है बॉडी। जी। खून की नसों में वायरस के इन्फ्लेमेशन की वजह से। डॉक्टर साहब, इसका जवाब मैं आपसे लूँगी। अभी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। हेलो, क्या नाम है आपका, कहाँ से बोल रहे हैं? दीदी नमस्ते। नमस्ते नंबर 2 जिला रायपुर से। जी, पूछिए, क्या सवाल है आपका? कोरोना से किसी लहर से बचने के लिए क्या क्या उपाय है, इसके बारे में जानकारी दीजिए। जी, कोरोना की तीसरी लहर से बचने के क्या क्या उपाय हैं, ये जानना चाहते हैं कमलेश जी। कमलेश जी, वैसे तो सब जगह सरकार द्वारा भी प्रचारित किया जा रहा है और बताया जा रहा है, फिर भी जो प्रमुख तरीका है उसे बचाव का वो ये है कि आप भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं। यदि जाना भी पड़े तो प्रॉपर अपने मुंह और नाक, ये दो हिस्से हैं जिससे कि मैक्सिमम कोरोना की एंट्री होती है बॉडी में, इन दो हिस्सों को प्रॉपर अच्छे क्वालिटी के मास्क से ढक कर जाएँ और उसे बार बार निकालें ना जी। ये दो प्रमुख यदि आप फॉलो करते हैं तो आपको बहुत हद तक बचाव रहेगा और आपको कोई समस्या नहीं आएगी। ऐसा सरकार द्वारा प्रचारित भी किया जा रहा है और ऐसा हमने देखा भी है कि जो डॉक्टर कोरोना वार्ड में काम करता है वो यदि अपना मुंह और नाक को अच्छे से ढक कर रखता है पूरे समय तो उसे कोरोना संक्रमण नहीं होता है। तो हम तो 20, 25, 30 पेशेंट के बीच में खड़े होकर काम करते हैं, जो सीरियस पेशेंट के बीच में। तो यदि आप बाहर जाते हैं तो कोशिश करें कि ऐसा ना करना पड़े, तो आप ठीक रहेंगे उससे आगे। जी डॉक्टर साहब, हार्ट के बारे में आप बता रहे थे, लेकिन इसके बारे में हम आपसे जानकारी लेंगे। अभी देख लेते हैं संदेश। कहाँ चले? वही सब हमको मंडी जाना है। ऐसे क्या देख रही हो? अरे दहेज में स्कूटर आया है, ये बात पे इतराना जरूरी नहीं है, हमारा काम जरूरी है। अरे 4 क्लास का पढ़ लिए, भाव खा रही हो, अंदर जाओ।
टीकाकरण पर विस्तार से बात कर लेंगे। अभी भी अपने पास है। भाव कहाँ खा रहे हैं? भाव तो दिए हैं। हैं? दहेज दिए हैं, मतलब भाव दिए हैं। खरीद लिया है आपके बेटे को। इज्जत से पूछेगा तो मिलेगा यूज करने, स्कूटर भी और बेटा भी। पढ़ेगी बेटी तभी तो बढ़ेगी बेटी। चलो। एक बार फिर आपका स्वागत है डॉक्टर्स स्पीक कार्यक्रम में, और हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, पहले उनसे बात करते हैं। हेलो, क्या नाम है आपका, कहाँ से बोल रहे हैं? जी नमस्कार, मैं फकत पटेल बोल रहा हूँ, गुटको बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। जी जी नमस्कार पटेल जी, पूछिए क्या सवाल है आपका? सबसे पहले तो इस समय कोरोना काल में डॉक्टर साहब को बहुत बहुत नमस्कार, जो हमारे बहुत सारे प्रश्नों का जवाब देने के लिए तत्पर रहते हैं। धन्यवाद। और मेरा सवाल है कि अभी कोरोना की जो तीसरी, इसमें छोटे बच्चों के लिए बरसात के पानी और खाने पीने की चीज संक्रमण में कितनी उनको मतलब परेशान कर सकता है, संक्रमण का कितना उनके लिए डर है बच्चों के लिए, इनके बारे में डॉक्टर साहब। जी, खासकर हम बरसात में देखते हैं खाने पीने की चीज़ों को लेकर, और संक्रमण बहुत होता है, तो कितना खतरा है तीसरे वेव का बच्चों पर? जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि तीसरी वेव आने की संभावना जो है, देखिए कोरोना संक्रमण एकदम से कभी जाएगा नहीं हमारे जीवन से, ये धीरे धीरे कम होता चला जाएगा और ये साल 2 साल रहेगा। तो हमें एक बचाव की मुद्रा हमेशा अपनानी है अपने लिए। जी। दूसरी बात, बरसात है तो भी कोरोना संक्रमण है और बरसात के बाद भी रहेगा संक्रमण। तो बरसात की वजह से अक्सर कोरोना संक्रमण कम हो जाता है। ऐसा देखने में आया है कि दोनों बार से जब भी पीक तब रहा है जब गर्मी का सीज़न रहा है या एकदम ठंड का सीज़न रहा है, तब पीक होता है। बारिश के सीज़न में शायद लोगों का मूवमेंट कम हो जाता है या लोग अपने काम में बिज़ी हो जाते हैं बारिश में, तो इससे कम हो जाता है। खाने पीने की चीज़ों का कोई बहुत इसमें रोल नहीं है। अच्छा भोजन खाएं जाए तो इसमें हाई प्रोटीन डाइट का एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंस है कि आप हाई प्रोटीन डाइट खाएंगे तब के शरीर स्वस्थ रहेगा। बहुत ज़्यादा मीठा तला भुना ज़्यादा ना खाएं तो अच्छा रहेगा। और बारिश के सीज़न में खाना खाने से या कुछ ऐसा संक्रमण की संभावना ज़्यादा नहीं रहती है इसमें। और बच्चों के लिए तो कुछ भी खाएं। आजकल हमने ये देखा है कि हमारे यहाँ भारत में बाकी विश्व के मुकाबले शारीरिक श्रम बहुत कम हो गया है। लोग व्यायाम नहीं करते, खासकर शहरी जनता जो है वो एकदम बिल्कुल व्यायाम रहित हो गई है, कुछ व्यायाम नहीं करना चाहती है जी। जिसकी वजह से आप थोड़ा भी खाना खाते हैं तो तुरंत मोटापा बढ़ने लगता है, शरीर कमज़ोर हो जाता है और बीमारियां घेरने लगती हैं। आजकल बहुत जल्दी 25 साल 30 साल में डायबिटीज़ हो जाता है, जबकि फैमिली हिस्ट्री नहीं है उसके बाद भी। तो ये बताता है कि अच्छा भोजन और अच्छा व्यायाम यदि आप फॉलो करते रहेंगे, साथ में थोड़ा मास्क का बचाव और थोड़ी आपसी दूरी बनाकर रखेंगे भीड़ भाड़ के इलाके में, तो कोरोना से बहुत अच्छा बचाव रहेगा और ठीक रहेंगे, सब उम्मीद है। जी डॉक्टर साहब, हार्ट के बारे में हम बात कर रहे थे, तो ऐसा देखने में आया कि जैसे कोरोना संक्रमण जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तब कुछ लोगों के नसों में छोटे छोटे थक्के बनने लगते हैं। जी। वही खून के थक्के कभी कभी यदि ब्रेन में चले जाएंगे तो लकवा होने की शिकायत हो जाती है। यदि वही थक्के यदि किसी के लंग्स में चले जाएंगे और उसके थ्रू हार्ट में चले जाएंगे तो उनमें हार्ट अटैक की संभावना बहुत बढ़ जाती है। जी। दूसरा ये देखने को मिला है कि पेशेंट, अक्सर ओल्ड एज के जो पेशेंट्स हैं उनमें वैसे ही थोड़ी सी हार्ट का फ्लो कम रहता है। जी। जैसे इन्फेक्शन होता है या जैसे ही थोड़े थक्के बनने शुरू होते हैं तो तेज़ी से वो बाकी बचा फ्लो भी ख़त्म हो जाता है, इसलिए उनमें तेज़ी से चांसेस रहते हैं कि हार्ट अटैक आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसमें ऐसा बचाव वही है जो ट्रीटमेंट है उसके लिए फॉलोअप करना पड़ता है, उससे से बचाव होता है। जी डॉक्टर साहब, कोरोना संक्रमण के बाद एक और समस्या देखने को मिली है चेस्ट में, फेफड़े में फाइब्रोसिस की, उसके बारे में जानना चाहेंगे हम, क्या वो ठीक हो सकता है? फेफड़े में फाइब्रोसिस अक्सर तब होता है जब फेफड़े में कोरोना का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो चुका हो जी। और उसके बाद पेशेंट ठीक हुआ है, कोरोना इन्फेक्शन ख़त्म हो गया, फीवर ख़त्म हो गया, परंतु जो हिस्सा डैमेज हो चुका है अक्सर वो इस हिस्सा जल्दी से ठीक नहीं होता है, तो उसके लिए डबल प्रॉब्लम शुरू हो जाती है कि उसे जैसे बचे हुए जो हिस्से जो फेफड़े के बचे हैं उनसे पेशेंट को काम चलाना पड़ता है उसको। धीरे धीरे समय के साथ शायद ठीक हो जाए, ऐसा उम्मीद है। जी। पूरा तुरंत तो ठीक होने की संभावनाएं काफ़ी कम रहती हैं इसमें। जी डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हैं। हेलो, क्या नाम है आपका, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं धमतरी जिला से बोल रहा हूँ मैडम, नमस्कार। नमस्ते। मैं फनेश कुमार चंदन बोल रहा हूँ, है ना? जी जी चंदन जी, पूछिए क्या सवाल है आपका? ये कोरोना काल में जी
खान पान और व्यायाम का क्या महत्व है? जी चंदन जी, यदि आप हमारा कार्यक्रम देख रहे होंगे तो डॉक्टर साहब ने अभी बताया था, लेकिन फिर भी डॉक्टर साहब संक्षिप्त में हम चाहेंगे कि एक बार चंदन जी के लिए आप बताएं। कोरोना से बचाव में सबसे बड़ी जो जंग का हथियार हमारे पास है वो हमारा शरीर है, उसकी इम्यूनिटी है। उसको अच्छा करने के लिए हमें अच्छे संतुलित और हाई प्रोटीन का आहार लेना चाहिए। मिर्च मसाले वगैरह कम खाना चाहिए, मीठी चीज़ें या जो कार्बोहाइड्रेट का इंटेक कम करना चाहिए, और नियमित कम से कम 1 घंटा व्यायाम करना चाहिए, हैवी व्यायाम करना चाहिए उम्र के हिसाब से, जिससे कि हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी और हमें कोरोना से लड़ने में सहायता मिलेगी उससे। जी डॉक्टर साहब, अब हम बात करें टीकाकरण की, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है टीकाकरण की। आज इसके द्वारा काफ़ी कुछ नियंत्रण हो पाया है संक्रमण पर। तो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में हम ये जानना चाहते हैं कि कौन कौन से टीके उपलब्ध हैं और कितने अंतराल में इसको लगाया जा सकता है। अभी 3 प्रमुख टीके हमारे पास उपलब्ध हैं। एक कोविशील्ड है, एक कोवैक्सीन है और एक स्पुतनिक है। 3 टीके अवेलेबल हैं, जिसमें स्पुतनिक की मात्रा बहुत कम है, 10,000 डोज टोटल आई है अभी तक छत्तीसगढ़ में। वो रशिया का बना हुआ वैक्सीन है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन अपने इंडिया के ही वैक्सीन्स हैं। कोविशील्ड के लिए भी गवर्नमेंट जो हमारा दिशा निर्देश है वो है कि उसे 3 महीने के अंतर में या 84 दिनों के अंतर में लगाना होता है, जिससे कि बेस्ट रिजल्ट देखने को मिला है अभी। दूसरा, कोवैक्सीन के लिए भी ऐसे ही दिशा निर्देश हैं, और स्पुतनिक को 1 महीने के अंतर में लगाना होता है। स्पुतनिक का क्या है कि 2 अलग अलग वायल हैं उसके, जिसमें दोनों में अलग अलग वायरस का न्यूट्रलाइज फॉर्म है। उन दोनों को 1 महीने के अंतर में लगाना होता है। इसमें बहुत सी लोगों को क्वेश्चन रहते हैं कि सर यदि हमें किसी को कोरोना भी हुआ है तो हम क्या करें। तो उसमें ऐसा रहता है कि आप यदि पिछली बार कोरोना हुआ है तो कम से कम आप 3 महीने का गैप रखें कोरोना के समय में, कोरोना इन्फेक्शन के बाद वैक्सीन लगवाने में, क्योंकि आपकी बॉडी में ऑलरेडी इम्यूनिटी है। तो 3 महीने का गैप रखने से आपके लिए ठीक रहेगा। इसके बारे में हम जानेंगे। अभी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो, क्या नाम है आपका, कहाँ से बोल रहे हैं? आप सलीम बोल रहे हैं सर, उत्तराखंड से। जी, पूछिए सलीम जी, क्या सवाल है आपका? सर, मेरा सीए कोलन का ऑपरेशन हो रखा है सर। सीए कोलन। हाँ। तो सर क्या हम टीका लगा सकते हैं? आपका ऑपरेशन कब हुआ है सलीम जी? ये अप्रैल में हुआ सर। अप्रैल में हुआ। तो जैसा मैं बताने ही वाला था कि यदि किसी का कोई ऑपरेशन हुआ है और तो वह ऑपरेशन होने के 1.5 महीने के बाद टीका लगवा सकता है। यदि उसको कैंसर की दवाइयाँ चल रही हों तो उसे टीके में गैप देना होगा। कीमोथेरेपी यदि चालू हो चुकी हो उसकी तो उसे टीके में गैप देना पड़ेगा, नहीं तो वह 1.5 महीने के अंतराल में लगवा सकता है टीका। जी, तो डॉक्टर साहब ये तो हो गई सलीम जी की बात और इनका जवाब आपने दिया। टीके की बात हम कर ही रहे थे, तो कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको नहीं लगाना चाहिए? जैसे कैंसर रोगी के बारे में अभी आपने बताया और जिनका इलाज चल रहा हो, और कौन है जिनको टीके उस समय नहीं लगाए जा सकते हैं? यदि कोई व्यक्ति जिससे कि इम्यूनिटी कम करने की दवाइयाँ चल रही हों, जैसे कि कीमोथेरेपी है जो चलती है हमारी, दूसरा किसी को ट्रांसप्लांट होते हैं तो उसमें इम्यूनिटी कम करने की दवाइयाँ दी जाती हैं, तो साइक्लोस्पोरिन ये सब दिया जाता है, तो उन व्यक्तियों का भी हमें टीकाकरण नहीं करना है। इसके अलावा सभी का हम टीकाकरण अभी कर सकते हैं। अभी नई गाइडलाइन के हिसाब से गवर्नमेंट ने गर्भवती महिलाओं को और दूध पिलाने वाली माताओं को भी टीकाकरण की अनुमति दे दी है। इससे पहले लास्ट मंथ ही दी अनुमति, ऐसा उससे पहले अनुमति नहीं थी हमारे पास। अब वो भी लगवा सकते हैं सब टीकाकरण। डॉक्टर साहब, टीके को लेके काफ़ी कुछ भ्रांतियाँ भी लोगों के मन में हैं, तो आप क्या ऐसे लोगों को संदेश देना चाहेंगे? मैं यह कहना चाहूँगा कि टीके को लेकर आप बिल्कुल आश्वस्त रहें। पूरे भारत में कई करोड़ टीके लग चुके हैं, जिसमें शायद एक आध व्यक्ति ही ऐसा हो पाया है जिससे कि कोई टीके के कारण साइड इफ़ेक्ट आया हो। ज़्यादातर केसेस में थोड़ा बहुत हाथ पाँव में दर्द, थोड़ा बुखार आना या किसी जगह पे जहाँ इंजेक्शन लगा है वहाँ थोड़ा दर्द होना, ये कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इनसे बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। यह टीका आपकी जान बचाने वाला है, तो ये छोटी मोटी चीज़ों को भूल कर हमें लगवाना चाहिए, और इससे काफ़ी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलता है लोगों को। और टीका लगवाने से इन्फेक्शन नहीं होगा ऐसा नहीं है, लेकिन टीका लगवाने से यह पक्का है कि 99.9% आपकी जान बच जाएगी यदि जब टीका लगा होगा तो इसलिए बहुत ज़रूरी है लगवाना उसे। डॉक्टर साहब, चाहे वो कोरोना की पहली लहर हो, दूसरी लहर हो या तीसरी लहर हो,
इन सब से बचने का हमें क्या उपाय अपनाना चाहिए, क्या संदेश आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? कोरोना जो वायरस है वो अक्सर चीज़ों के साथ फैलता है। कॉमन ग्रुप में एक संग बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं तो फैलने की संभावना ज़्यादा रहती है जी। तो पहला चीज़ हमें डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचना चाहिए हमें। दूसरी बात जो हमने नोटिस की कि कोरोना आपके शरीर में सिर्फ 2 प्रमुख जगह से जा सकता है, वो एक नाक और दूसरा मुंह जी। तो उन दोनों को यदि आप ढंग से ढक कर रखें, ढंग से मतलब कम से कम 3 लेयर वाले कपड़े के मास्क कम से कम, दूसरा या नहीं तो N95 मास्क या सर्जिकल मास्क, जी। इससे कम का मास्क इफेक्टिव नहीं है। यदि ये आप लगा के चलते हैं तो 90% से ज़्यादा संभावना है कि आपको कोरोना इन्फेक्शन नहीं होगा। जी। ये 2 प्रमुख बचाव हैं, इससे आप चलेंगे तो ठीक रहेंगे। जी डॉक्टर साहब, आज आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आज हमने जो आपको जानकारी दी है उसका लाभ आप अवश्य उठाएंगे। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। नमस्कार।